जैसे मेरे फर्स्ट टेस्ट में मैं फेल हो गई थी, मेरे कम नंबर आए थे, मतलब जो क्वालिफाइंग लिमिट है, लेकिन मैंने सेकंड टेस्ट में खुद को इम्प्रूव किया। तो दिस इज़ नॉट लाइफ कि आपकी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाली ही साइड जाओ, कुछ तो आप कर ही सकते हैं। जब आप इतने साल आपने प्रिपेयर किया है, इतनी तो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो ही जाती है सर। HPGK और करंट अफेयर्स, इन दो का बहुत ज़्यादा रोल है। HPGK के लिए मैंने सिर्फ जोग्टा अकेडमी की बुक प्रेफर करी है। एक रिसोर्स पकड़ो और उसी को ही मल्टीपल रिवीजन करो। पर्सनल ओपिनियन है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है तो ज़रूर ज्वाइन करें। मेरे को ऐसे लगता है सर कि हमें ना खुद में कमियां ढूंढनी चाहिए होती है हर वक्त। जब मैं SSBs के लिए जाती थी ना, मैं सिलेक्ट नहीं होकर के आती थी सर, मैं लाइब्रेरी में बैठ कर के सबसे पहले तो अपनी कमियाँ लिखती थी कि मैंने इंटरव्यू में ये गलत बोला। स्वागत है आपका जोग्टा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिससे बातचीत करने जा रहा हूँ उनका नाम है कुसुमलता। अभी रिसेंटली जो एलाइड सर्विसेज का रिज़ल्ट आया था, इस एग्ज़ाम में इन्होंने रैंक हासिल किया था। तो इनकी किस तरह की जर्नी रही है, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की है, क्या क्या इनके रिसोर्सेज रहे हैं, तो उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कुसुम आपको, आपने रैंक 1 हासिल किया और आज आपकी ही ज़ुबानी आपकी जो जर्नी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशली आपने समय दिया, आई थिंक आपकी ज्वाइनिंग भी आने वाली है, तो हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे, थैंक यू। तो हम जो शुरुआत करते हैं बात से, आपकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कि आप कहाँ से हो और आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो किस तरह की रही है। Sir, talking about myself, my name is Kusumlata and I belong to Panchayat Mashobra of Shimla district. And about my education, sir, मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल बल्दियाँ से करी है। उसके बाद I did my graduation from Government College Sanjoli in BSc Maths Honours, further post graduation in Sociology from HP University Shimla. अच्छा, जो आपकी एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई, कब तक? 12th तक वहीं से? यस सर, 12th तक। तो उस टाइम आप के पास जो सब्जेक्ट्स थे वो किस तरह के थे? सर नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल से किया आपने? ओके, फिर आपने BSc करी, ठीक है। तो मास्टर किया आपने सोशियोलॉजी में, ऐसा क्यों किया? सर एक्चुअली मतलब जब फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का, तो मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा सिविल सर्विसेज वाली साइड प्रिपेयर करना है और उसके लिए मुझे पता था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, तो मैंने सोचा सोशियोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट करूँगी। तो मैंने अपना BSc से मास्टर्स सोशियोलॉजी में शिफ्ट किया सर। ओके, तो आपकी फैमिली में कौन है? सर मैं बहुत बड़ी फैमिली से आती हूँ। मेरे माता पिता और मेरी बहनें, मेरी 4 बहनें हैं और एक भाई है, और मैं अपने भाई बहनों में से सबसे यंगेस्ट हूँ। ओके। तो जो आपके पेरेंट्स है वो किस में है? सर मेरे पेरेंट्स आर फार्मर्स सर। यस सर। ठीक है। जब आप कॉलेज में थे तो आपको उस टाइम पता चल गया था कि मुझे तैयारी करनी है, तो आपने ऑप्ट इसलिए आगे मास्टर सोशियोलॉजी में किया। तो कैसे आपको ये ख्याल आया कि मुझे तैयारी भी करनी है? सर एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन मतलब फाइनल ईयर में थी, तो मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पर मेरे को पता नहीं था कि जैसे मेरा थोड़ा आर्म्ड फोर्सेस वाली साइड, उन्होंने मुझे बताया कि CDS FCAT जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले मैं सोचती थी कि गर्ल्स अलाउड ही नहीं होती है आर्मी वगैरह में, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम भी प्रिपेयर कर सकती हो इस तरफ। तो मैंने रनिंग फाइनल ईयर में एक बार CDS का एग्ज़ाम दिया, उन लोगों ने भी दिया, तो मैंने देखा कि अच्छा ये एग्ज़ाम तो क्रैक किया जा सकता है और इसमें आगे से ऑफिसर रैंक पर, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, फ्लाइंग ऑफिसर हो गया, उसके लिए आप रैंक पर जा सकते हो। फिर जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई। फिर मैंने वहाँ पे तैयारी करना शुरू करी, साथ में MA भी कर रही थी। फिर थोड़ा मैंने NCERTs वगैरह पढ़ा, फिर मैं एग्ज़ाम देने लगी। ईयर कौन सा था? सर 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गई, मैंने रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस टाइम पर मैंने थोड़ा तैयारी करना शुरू कर दिया, मतलब सेल्फ स्टडी की। CDS की जो एग्ज़ाम होता है उसकी क्या जर्नी रही आपको? उसमें आपने SSB वगैरह दी? यस सर, मेरा CDS 4 बार क्वालिफाई किया है और FCAT भी मैंने 3 बार क्वालिफाई करा है, और मैंने 7 बार SSBs दी हैं, जिसमें कि मैं 3 बार सिलेक्ट हुई हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर मेडिकल फिर मैं मेरिट आउट हो गई थी सर। मेडिकल से मेरिट आउट? हाँ, मेडिकल पहले उसमें इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू रिटन, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद मेडिकल, फिर फाइनल ऑल इंडिया मेरिट आती है सर, उसमें मैं मेरिट आउट हुई। आपको दुख नहीं लगा ऐसा कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं इतना सोचा था और एंड में जाके आपको मेडिकल की वजह से बाहर होना पड़ा? सर बहुत दुख हुआ था एक्चुअली। मैंने अपने मतलब जब मेरा MA कंप्लीट होने वाला था, उस टाइम पे मेरे पेपर निकलना शुरू हो गया था। फिर मैं उस पूरे ट्रैप में फंस गई थी, लाइक एक SSB देने में
मतलब पूरा एक 1 ईयर का ट्रैप रहता था। हाँ सर, फिर मतलब 26 ईयर्स तक, जब मैं 26 ईयर्स की तब तक मैं देती रही। साल में मेरी 2 SSBs होती थी। फिर उसमें फिर मेडिकल के लिए जाना होता था, पूरा वीक लग जाता था। फिर उससे पहले मतलब पूरा 1 ईयर का ट्रैप रहता था ये। फिर लास्ट में मेरिट आउट हो जाते थे। फिर जब मेरा पूरा ये प्रोसेस, जब मैं एज वाइज इनएलिजिबल हो गई और लास्ट में मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा फाइनल, तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेट थी, मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा देखो, अगर आपने 7 टाइम आपने SSB है ना गया है, तो आपकी ना क्या लर्निंग रही है उससे अपने पर्सनल लेवल पे? कुछ तो देखो सीखता है इंसान, जब इतने बड़ी आप एक तरफ से अचीवमेंट भी है, फेलियर भी है ना एंड में, तो लर्निंग क्या रही है आपकी उसमें? सर सबसे बड़ी बात तो मेरी जैसे SSBs रहती थी तो दूसरी स्टेट्स में इंटरव्यू होते थे, लाइक बेंगलोर, मैसूर। तो मेरे साथ जो गर्ल्स इंटरव्यू के लिए होती थी सर, वो ऑल इंडिया लेवल, मतलब हर डिफरेंट स्टेट से गर्ल्स होती थी। तो सबसे बड़ी लर्निंग तो सर मेरा जो सोच का दायरा है वो बढ़ा। मतलब यहाँ पर थोड़े अपने आसपास के ही लोग होते थे, वहाँ पे मेरे को डिफरेंट फील्ड से लोगों से बात करने का मौका मिला। सोच के दायरे में बढ़ने की, जैसे एक बात बताती हूँ कि जैसे मेरे साथ जो गर्ल्स होती थी सर, वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग होती थी, बहुत अच्छे से अर्न कर रही होती थी। उसके बाद भी वो टाइम निकाल कर के पढ़ाई के लिए डिवोट करती थी और उनके रिटर्न में उतने ही मार्क्स होते थे जितने मेरे होते थे। और दूसरी तरफ मैं खाली प्रिपरेशन करने ही बैठी होती थी। तो मेरा एक सोच उससे खुली कि नहीं, आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी कर सकते हैं और साथ में आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। ये चीज़ मुझे लगी। और सर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि जैसे मेरी थोड़ी स्कूलिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रही है, मेरे साथ गर्ल्स वो वेल ग्रूम्ड आती थी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, या कोई टेक्निकल डिग्री होल्डर होती थी। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरे में भी कुछ ना कुछ काबिलियत है, क्योंकि मैं इंटरव्यू में तो सिलेक्ट होती थी सर, और उसमें सिलेक्शन रेशो बहुत कम होता था। लाइक फर्स्ट में मुझे याद है हम 215 गर्ल्स थी, लास्ट में सिर्फ 15 गर्ल्स सिलेक्ट हुई और उसमें से एक मैं थी। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। हाँ, तभी आप रैंक 1 यहाँ कर गए। देखो कहीं ना कहीं उसका ही एक नतीजा है ये। अच्छा ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, आप बोले थे 1 साल की पूरी साइकिल है, उसमें फंस जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर जाना है, और आप एक मिडिल क्लास से आते हो, है ना? तो उस टाइम आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आप क्या कर रहे हो, या ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या किस तरह की आपको सपोर्ट मिलती थी उस टाइम? सर मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरे माता पिता को तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस इस बारे में नहीं थी, वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। लेकिन जो मेरी बहनें हैं सर, वो मुझसे बड़े हैं और सबके सब कुछ ना कहीं सेटल्ड हैं। तो मैरिड, 1-2 मैरिड हैं सर, बाकी सब अर्न कर रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, और 2 सिस्टर्स मेरी टीचर हैं सर। तो उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट है सर। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, इमोशनली भी सपोर्ट किया। वो कहते थे, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाती थी, मेरे लिए सारे अरेंजमेंट कर देते थे सर वो। फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, फिर मुझे कहते थे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए और प्रिपेयर करो। तो मतलब उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब आपने ये रैंक 1 मिला आपको, है ना, उस दिन देखो अब आपकी फैमिली इतनी इंटैक्ट फैमिली है ना, जिसमें आपकी सिस्टर्स है, ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो जब आपको आपकी लिस्ट में पहला नाम दिखा, है ना, तो आपका खुद का क्या रिएक्शन था, और उन लोगों का जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो कैसे आपने वो खुशी वो करी, सेलिब्रेट करी या जाहिर की? सर मतलब खुद के लिए तो मेरा ये था कि अभी मतलब जो तो मैंने सोचा था मैं पायलट बनूंगी, मेरा वो वाला सपना थोड़ा रह गया था। फिर इस तरफ भी सर अभी अलाइड में ही सिलेक्शन हुआ है, अभी और आगे की जर्नी फर्दर है। तो खुद के लिए तो भी पता है कि अभी वो नहीं अचीव हो पाया है जो मतलब करना है। लेकिन मेरे पापा बहुत खुश थे सर। मतलब मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ जो अपनी फैमिली से गवर्नमेंट सर्विसेज में आई हूँ। तो फिर से पापा बहुत खुश थे, और बाकी बहनें ने मुझे कहा कि चलो फाइनली कुछ मिल गया तुम्हें। तो मतलब वो भी बहुत खुश थे और सर प्राउड थे। चलो बहुत बढ़िया बात। देखो आप बोल रहे हो कि फैमिली में आप पहली जनरेशन हो, तो देखो ना हमारी सोसाइटी में ये भी है कि सरकारी नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। एक फैमिली का जो पूरा स्टेटस है वो चेंज भी हो जाता है ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की सिविल सर्विसेज की, खासकर HCS की, वो कौन सा ईयर था जब आपने डेडिकेटली सोचा कि हाँ बस मुझे जब यही करना है? सर 2023। जब 2023 में आपने स्टार्ट किया? हाँ, मतलब जो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था सर जो HCS के लिए, जो मैंने, क्योंकि तब तक सर ऐसे होता था कि जैसे CDS FCAT एग्ज़ाम दिए तो उसमें जो तो GK स्टैटिक वाला पोर्शन रहता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, वो तो मैंने पढ़ा था। लेकिन HP के एग्ज़ाम्स के लिए HP GK का बहुत बड़ा रोल रहता है सर। मेरे को शायद तभी थोड़ा टाइम लगा है ये इस तरफ पेपर निकालने में। ऐसे भरने को तो कभी भी फिल कर देते थे, पर एक आपका
फोकस रहता है कि नहीं मैं होल हार्टली प्रिपेयर कर रही हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो मतलब पोस्ट कोविड 2022-2023 के बाद मैंने थोड़ा HPGK वाली साइड फोकस किया सर। उसी के बाद मैंने पेपर दिए, तो मेरे अभी 2-3 अटेम्प्ट्स हुए हैं HS के, बट सर हुआ नहीं है मेरा अभी फ़िलहाल। तो एलाइड का आपका पहला प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, है ना? यस सर। अलाइड सर रेगुलर बेसिस पे नहीं आता है ना, ईयरली एनुअली नहीं आता। तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रीलिम्स को लेकर? सर अलाइड के प्रीलिम के लिए सर देखो, इसमें पहले तो क्वेश्चन पेपर सिलेबस से पता चलता है कि इसमें HPGK के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो सर HPGK तो मतलब वो है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो HPGK और करंट अफेयर्स, इन दो का बहुत ज़्यादा रोल है। HPGK के लिए मैंने सर जोग्टा अकेडमी की बुक प्रेफर करी है, वो HPGK प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस वाली अलग से हैं सर, वही पढ़ी है मैंने। और करंट अफेयर्स के लिए सर प्रीलिम के लिए थोड़ा अलग है और मेंस के लिए अलग है। तो प्रीलिम के लिए आप कोई भी एक मैगज़ीन पकड़ सकते हो, पर फिर उसको रेगुलरली फॉलो करना है, वो हो गया सर। बाकी थोड़ा प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स के लिए मैंने प्रिपेयर किया था उसके लिए हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ा था सर। कुछ क्रिस्प नोट्स भी थे, जैसे पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्रिस्प नोट्स हो गए, वो हो गया। बाकी तो सर मल्टीपल रिवीजन करते जाओ, और बाकी मतलब डुएबल है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपके जो रिसोर्सेज वो ज़्यादा नहीं थे, नहीं लिमिटेड थे। यस सर। और जो हम बार बार बात करते हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, उनके ऊपर ही खूब सारी मेहनत करो, बार बार करो, MCQ सॉल्व करो, तो प्री क्वालिफाई हो गया आपका। ठीक है जी। फिर आप मेंस के लिए आते हो, तो मेंस में कैसे आपने? सर मेंस के लिए सबसे पहले तो मैंने कमीशन की जो वेबसाइट थी उस पर जा करके प्रीवियस ईयर्स पेपर देखे, वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो। फिर उसके बाद सर उससे एनालाइज करके आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन है। पैटर्न तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। फिर सर मैंने ऑसम प्रोग्राम में भी एनरोल किया था लास्ट ईयर वाले में। चंडीगढ़ में थे? यस सर, वो वाला HS वाला। तो फिर सर आंसर राइटिंग मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर ही स्टार्ट करी थी। तो मेरा जो आंसर राइटिंग का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था वो ऑसम वाले प्रोग्राम से ही किया। अब जैसे सब्जेक्ट पेपर वाइज बताती हूँ अगर मैं, तो जैसे GS के लिए, जैसे अलाइड में तो सर एक ही GS का पेपर होता है, HS में तो अलग अलग रहता है, तो थोड़ा आपको और ज़्यादा इलेबोरेटिव पढ़ना पड़ता है। अलाइड के लिए सर जो ऑसम के नोट्स थे उसमें आपने कंपाइल कर रखे थे सर, जो क्वेश्चंस थे अभी भी आते हैं हमारे नोट्स। हाँ सर, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को, मतलब मेंस में इसमें तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया, अदरवाइज प्री के बाद थोड़ा कम ही टाइम रहता है मेंस के लिए। तो सर मैंने वो क्वेश्चंस लिखे थे, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे थे, वो पॉलिटी हो वो हो, तो मतलब ऑलमोस्ट उससे बन गया था पूरा का पूरा जो पेपर आया। बाकी तो जो करंट वाले रहते हैं, करंट अफेयर्स के लिए, मतलब जो मेंस वाली करंट अफेयर है उसके लिए आप ये देख सकते हो कि प्रीवियस 1 ईयर्स में क्या क्या टॉपिक करंट में रहे हैं। जैसे इस वाले में देखूँ मैं तो ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि डिज़ास्टर वगैरह का चला था, तो उससे हो रहा था सर 1 नेशन 1 इलेक्शन, रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये तो 2-3 ईयर्स से चला ही था, मतलब लूप में चला था। तो वैसे बाकी सर हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर देख करके बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या स्ट्रेटेजी, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी ना बच्चे ज़्यादातर हिंदी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बड़े बच्चों को कन्फ्यूज़न है। देखो HS का पेपर और पिछले साल उसमें भी मार्क्स नहीं आए हिंदी में, तो जो रिटर्न के टॉपर्स थे वो नहीं क्वालिफाई कर पाए बिकॉज ऑफ हिंदी। और अभी एलाइड में भी ऐसा ही हुआ है, बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स भी थे पर हिंदी में नहीं क्वालिफाई पर। तो आप ना हिंदी को एक बारी अच्छे से बताना, अभी आपके जो मार्क्स भी है वो भी बताना, और आपके सोर्स क्या रहे और स्ट्रेटजी क्या रही है और कैसे इसको किया जा सकता है। देखो ये तो पक्की बात है कि हम ज़्यादा स्कोर इसमें हासिल कर ही नहीं पाएंगे, बट इतना है कि पास मार्क्स आ जाए। तो कैसे रहा हिंदी का पूरा? सर हिंदी के पेपर के लिए मेरे जो रिटर्न में भी मार्क्स आए वो 76 ही हैं, ज़्यादा मार्क्स तो मेरे भी नहीं आए हैं सर। फिर अगर एनालाइज करो पेपर को तो इसमें अलाइड में तो सर 150 मार्क्स का रहता है, HS में तो 100 मार्क्स का होता है। तो HS में क्वालिफाई करना होता है और अलाइड में तो मेरिट बनती है, मतलब स्कोरिंग रहता है। तो जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी सर, सबसे पहले तो मैंने ग्रामर पोर्शन पे फोकस किया कि मैं अपना ग्रामर कंप्लीट कर लूँ। मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे सर। ग्रामर के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आप अपने अपने देख सकते हैं, किसी ने कोई ग्रामर पढ़ा होता है, ऐसे तो सभी ठीक हैं सर, मतलब एक ग्रामर पकड़ो और फिर उसी को कर लो। कुछ एक वीडियोज़ भी देखी जा सकती है यूट्यूब पर, अपने अपने जो आपको ठीक से समझ आ रही हो। ग्रामर बहुत अच्छे से कर लो। और सर ग्रामर के बाद जो मुझे लगता है कि एक तो आपका जो निबंध रहता है ऐसे वाला, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट कंडीशन अप्लाइड कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है
उसको कम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है सर कि लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो कि कितनी गलती हो रही है, मतलब कुछ भी वर्ड होता है थोड़ा सा अगर आप उसको प्रोनाउंस अच्छे से करते हो तब भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप हो जाती है कि इसमें कैसी मात्रा लगेगी, थोड़ा वैसे वो हो गया। एक ऐसे पे फोकस किया जा सकता है, ऐसे के बाद ट्रांसलेशन में फोकस किया जा सकता है, क्योंकि जो ये काव्यांश पद्यांश वाला पोर्शन है इसमें बहुत स्टूडेंट से फीडबैक मिला है कि इसमें मार्क्स नहीं स्कोर हो रहे हैं। तो अगर आपके नहीं उसमें स्कोर हो रहे हैं तो जो आपकी दूसरी स्ट्रेंथ है आप उसको फर्दर स्ट्रेंथ कर सकते हो। मतलब आप ऐसे 40 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आता है, अगर उसमें 50% आप स्कोर कर रहे हो, एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो कर गए हो उस चीज़ को, वो हो गया। और ट्रांसलेशन भी का भी एक मेजर रोल है, वो कर सकते हैं सर हिंदी में। 2 चीज़ें ये होगी और ग्रामर कर लो तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है आपका। अच्छा, तो यहाँ हम ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि जो गद्यांश पद्यांश वाला पार्ट है उसमें मेहनत करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उसमें मार्क्स नहीं आने हैं। हाँ, ट्रांसलेशन में अगर आप अशुद्धियाँ नहीं करोगे तो उसमें नंबर बनेंगे आपके, ऐसे में अच्छे नंबर बन सकते हैं। ये तो मैंने भी कई बच्चों से बात भी किया है तो उन्होंने भी यही कहा है कि ऐसे में नंबर आ सकता है। और जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश के कितना स्कोर था, इंग्लिश में क्या? सर इंग्लिश में मेरा 102 स्कोर था। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। आपने ऑसम में आंसर राइटिंग करी, ठीक है, और ऑसम के नोट्स रिकमेंड करे होंगे और आपके जो खुद के नोट्स रहे होंगे वो, और सर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, हाँ, टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा है उसके? वो ना देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स है, अभी हमारे पास जो हमारा एचएस का ऑसम चला हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बल्कि उसमें से मेजोरिटी में वो भी बच्चे हैं जो एलाइड में भी थे, जिन्होंने मेंस लिखे हैं एलाइड के, बट उनको कुछ कमियां दिखी है अपनी। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप खूब सारा लिखे, ऑसम में सीखे लिखना और उसको अप्लाई करें टेस्ट सीरीज में, है ना। तो आपने फिर टेस्ट सीरीज के लिए आप शायद शिमला गए, तभी आपने यहाँ शिमला से, क्योंकि अभी हम शिमला वाला सेंटर में बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी बताइए। सर टेस्ट सीरीज़ का प्रीलिम हो चाहे मेंस हो, दोनों के ही लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। अब प्रीलिम की बात पहले करी, अब मेंस के लिए अगर मैं टेस्ट सीरीज़ का बताऊं तो सर मैंने सारे टेस्ट लिखे थे, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। जीएस के सेक्शनल टेस्ट थे सर, हिंदी इंग्लिश का तो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो गया था कि जो टेस्ट सीरीज से हो आपको पता चल रहा था कि आपके लेटर में कम आ रहे हैं या ग्रामर में कौन सा पोर्शन आपका वीक रह रहा है, तो आप उस पर फर्दर वर्क कर सकते हैं। और सर जो जीएस वाले हैं, जीएस वाले मतलब एक तो पहले टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखने का टाइम बाउंड मैनर्स में लिखने हैं वो टेस्ट, ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठ करके, तब भी अगर आप घर पे बैठ करके लिख रहे हो तब भी मतलब जो टाइम स्पेसिफाइड है उसी टाइम में लिखना है वो। उससे आपका ना मतलब एक आपका वो डेकोरम सेट हो जाएगा कि अच्छा 2 घंटे में आपसे कितना कवर हो रहा है, 3 आवर्स में कितना कवर हो रहा है। फिर टेस्ट सीरीज़ की जो सर एक्सप्लेनेशन थी, मुझे तो अलाइड में उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। एग्जाम्पल का बहुत बड़ा रोल है सर। और सर साथ में मतलब जैसे 8 मार्कर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज से ये भी पता चलता है कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम डिवोट करना है, आप सीखते ही हैं। लाइक जैसे मेरे फर्स्ट टेस्ट में मैं फेल हो गई थी, मेरे कम नंबर आए थे, मतलब जो क्वालिफाइंग लिमिट है, लेकिन मैंने सेकंड टेस्ट में खुद को इम्प्रूव किया। मतलब टेस्ट सीरीज से एक तो आपको पता चलता है किस स्पीड में करना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम फोकस करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो रहे हो तो नेक्स्ट पे मूव ऑन कर सकते हैं। उससे आपकी एक पूरी स्ट्रेटेजी फ्रेम हो जाती है और आप फिर जब मेंस लिख रहे हो एक्चुअल में तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, आपको बिल्कुल क्लियर होता है मतलब ब्रेन में कि अच्छा इसके लिए। और मेरे को तो इतनी हेल्प मिली सर कि मेरा जीएस का पेपर एटलीस्ट 5-10 मिनट्स पहले पूरा हो गया था, मतलब जो एक्चुअल पेपर था सर। तो बहुत बड़ा रोल है। हाँ, यही देखा हमने ना कि कई बच्चों की यही शिकायत है कि पेपर हमारा पूरा नहीं हुआ। तो मैंने भी ये देखा है कि पेपर आपका इसलिए नहीं पूरा होता क्योंकि आपकी जो लिखने की वो है प्रैक्टिस नहीं होती, है ना। और जैसे आपने भी नोटिस किया होगा जब आप लोग भी आए थे उस समय, तो उस टाइम ये लगता है कि एक बार हम पढ़ेंगे फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो शायद मैं तो ये अपना एक्सपीरियंस से ये बोलता हूँ कि ऐसा दिन कभी आता नहीं है। मतलब अगर आपकी प्री की तैयारी है, आपने 70-80% पढ़ा होता है ना, 30-40% रहता है, वहाँ से आप आगे स्टार्ट कर सकते हो। लिखते लिखते ही आप पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मेंस का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या है आपका आगे, क्या फ्यूचर प्लान है? सर अभी मेरे को एचएस के लिए तैयारी करनी है सर, मतलब फर्दर प्री मेंस हो, फिर उसके बाद सोचा तो है यूपीएससी के लिए भी ट्राई करूँगी सर। अभी तो मतलब ये तो एलाइड का तो ऐसा है सर कि एनुअली पेपर नहीं आता, सब एक एचएस को ही मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करते हैं। तो सर अभी गोल तो जो है वो अचीव करना ही है, बाकी सर अभी सिलेक्शन हो गया है तो फर्दर इसमें कंटिन्यू करो। हाँ, अभी तो देखो आपकी सिलेक्शन हुई है, अभी थोड़ा एंजॉय करो, जाओ, है ना। तो अभी आप थोड़े दिन के बाद आपकी पोस्टिंग आ जाएगी।
ठीक है। तो अब इसके बाद कैसे आप अपना मैनेज करोगे टाइम पढ़ने के लिए, एचएस के लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है कि अभी एक बारी आराम से? नहीं सर, मैंने सोचा है, आजकल फ्री ही हैं तो मैं सोची सर मेरा थोड़ा रूटीन ये होता है कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मेरे को सुबह ही उठना पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि जैसे जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसमें मैनेज करूँगी सर, क्योंकि इससे पहले भी जब उधर यूनिवर्सिटी रहते थे सर तो फिर अकेले ही रहती थी, सब कुछ खुद से मैनेज करना, उसके बाद पढ़ाई के लिए टाइम निकालना और फिर कुछ साथ में ट्यूशन्स वगैरह भी कंटिन्यू करती थी। मैं साथ साथ अर्निंग भी कर रहे थे? यस सर, मतलब 2-3 ईयर्स के लिए मैंने होम ट्यूशन्स वगैरह दी हैं सर, मतलब बच्चों को पढ़ाया है साथ साथ में। तो फिर मेरे को लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगी और थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए अच्छे से टाइम निकालूंगी सर, मतलब दिमाग में तो सोचा है। अब देखो अभी पढ़ाई की बातें होगी हमारी ना, अब ना एक बड़ा ऐसा मुद्दे पे आ रहे हैं जो थोड़ा सोशल भी है ना। क्योंकि पीछे हमने ये देखा है खासकर कोविड के बाद जो जॉब्स है बड़ी कम निकली है ना, जॉब निकली है फिर एग्ज़ाम टाइम से नहीं हुए, तो बच्चों में एक बड़ा डर रहता है कि अभी पता नहीं सीट्स निकलेगी क्या होगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपने भी ये फेज़ देखा है, तो आपने इस फेज़ में कैसे इसको लिया है और क्या आपकी लर्निंग रही है इस पूरे फेज़ में? क्योंकि ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी वो भी श्योर नहीं अभी कि क्या होगा। एचएस का पेपर दे दिया, अब अगले साल प्रीलिम्स आएगा, उसके बीच में कोई एग्ज़ाम है नहीं है, तो आप कैसे देखते हो उस चीज़ को कि क्या मैसेज देना चाहते हो आप स्टूडेंट्स को कि जब आपकी ऐसा फेज़ आता है? सर देखो ये बात तो बिल्कुल सच है कि वैकेंसीज़ भी कम आती हैं या एनुअल बेसिस पे सिर्फ एक एचएस का ही एग्ज़ाम की श्योरिटी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं मतलब जो मेरा खुद का था, मैं इनसिक्योर तो नहीं थी सर, मतलब ये मेरा ड्रीम तो था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब वाली साइड ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब वाली फील्ड में जाना है। लेकिन सर अगर तो किसी के पास प्रोफेशनल डिग्री है वो भी अच्छी चीज़ है कि एक आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो। बाकी जब हम इतना सारा पढ़ लेते हैं सर तो हम कैपेबल तो होते ही हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ऐसे तो नहीं है। अभी मैंने भी सोचा था कि अगर मेरा अभी अलाइड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं उसके बाद मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर थी कि मैं कहीं फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर लूँगी, चाहे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर। मेरी बहनें भी हैं सर, वो भी मुझे बताती थी कि तुम इस फील्ड में कर सकती हो। बाकी सर मैं तैयारी के साथ साथ अभी भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाती थी। तो सर मतलब अपना अपना रिस्पेक्टिव जो आपने स्टडी करी है उस वाली फील्ड में भी आप देख सकते हैं। ये सब कुछ तो है नहीं सर, मतलब दिस इज़ नॉट लाइफ कि आपकी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाली ही साइड जाओ, कुछ तो आप कर ही सकते हैं। जब आप इतने साल आपने प्रिपेयर किया है, इतनी तो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो ही जाती है सर। तो इनसिक्योर नहीं होना होता है और बट मेहनत पूरे मन से करनी होती है सर, ताकि आपको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो। बाकी तो क्या ही है सर। देखो ये भी मैं भी मानता हूँ, मैं भी यही आप जो भी व्यूअर्स हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ साथ साथ किया जा सकता है ना। जब मैं खुद भी जब तैयारी कर रहा था तो मुझे भी यही लग रहा था कि अब स्टक हो चुका है, तो उस टाइम मैंने कोचिंग जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप कुछ ना कुछ करोगे तो इसका बेनिफिट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर देखो यही वाला माहौल है, आप तैयारी भी कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप अर्निंग भी कर रहे हो, है ना, आपने बोला कि सुबह मॉर्निंग में अर्ली भी उठना है ना, तो इसके लिए और क्या ऐसी एक्टिविटी करते थे आप जो आपको थोड़ी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ दे? क्योंकि देखो इतने लंबे टाइम तैयारी करने के लिए आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखो आपकी परसेंटेज तो दिखता भी है ना, काफ़ी स्ट्रांग है। तो क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा था आपके जीवन में? सर मुझे एक तो लगता है थोड़ा बहुत फैमिली वैल्यूज़ का भी रोल रहता है सर। हमारी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी पेरेंट्स ने हमारी जो परवरिश करी है वो बहुत अच्छी परवरिश करी है सर। और क्या क्या अच्छा मानते हो आप उसमें? कोई 4 चीज़ें बताओ। सर रेजिलिएंट बनाया है हमें बहुत ज़्यादा। और मतलब सर एक होता है ना खुद को वल्नरेबल प्रोजेक्ट करना सोसाइटी के सामने कि ओहो मेरा नहीं हुआ। मतलब मेरे को ऐसे लगता है सर कि हमें ना खुद में कमियां ढूंढनी चाहिए होती है हर वक्त। जब मैं SSBs के लिए जाती थी ना, मैं सिलेक्ट नहीं होकर के आती थी सर, मैं लाइब्रेरी में बैठ कर के सबसे पहले तो अपनी कमियां लिखती थी कि मैंने इंटरव्यू में ये गलत बोला, इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। हाँ, और मैंने ग्राउंड में ये गलत करा, और मैंने ग्रुप टास्क में ये गलत किया चीज़, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इसको इम्प्रूव करूँगी। तो लोग मतलब ऐसा तो मैं टारगेट तो नहीं करती हूँ, लेकिन लोग ना खुद को वल्नरेबल बताना शुरू कर देते कि ओहो वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, हमने तो पढ़ा था, अरे हमसे हुआ नहीं। बट सर अल्टीमेटली ना कुछ कमी तो हमारे अंदर ही होती है। तो मुझे ऐसे लगता है जो अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं ना उस पर वर्क करते रहना होता है सर। और बाकी तीसरी चीज़ ये बोलूँगी कि सर अगर कभी कभी बिल्कुल ही डिमोरलाइज फील हो जाए तो थोड़ा बहुत टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको असिस्ट कर सकते हैं सर।
और बाकी खुद की सेल्फ जो अपनी की स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है ना, वो खुद से ही मोटिवेशन आनी चाहिए होती है सर। बाकी कितना ही हाँ मतलब आप कितना ही दूसरे लोगों से इंस्पायर होंगे, अल्टीमेटली तो आपको खुद से होना चाहिए कि मैंने करना है, क्यों करना है, मैंने हो ही जाता है सर, ऐसा भी नहीं देखो है। ये तो बात बड़ी सही बोली, जब परसिवरेंस है, रेजिलियंस है, ये बड़ी ऐसी क्वालिटी है, होनी चाहिए। शायद मुझे अभी याद कुछ आ रहा है ऐसा, जब रिजल्ट आया था एचएस का, शायद आप उस टाइम क्लास में थे ना, शायद नहीं हुआ था, आप थे और एक रज्जत था लड़का, और वो पिछले साल उनका एचएस में सिलेक्शन हो गया था, वो प्रॉपर एचएस में आ गया था। तो मेरे को इतना पता है कि आप ऑसम थे, बैठे थे, तो उसमें क्या था, बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे से उन्होंने आना बंद कर दिया था। तो वो मतलब थोड़े से बेचारे कुछ और सोच रहे होंगे कि हम किस तरह से तैयारी करनी है, बट 2-3 ही लोग थे आपने शायद जिन्होंने आगे कंटिन्यू किया। तो यही बात है कि अगर कुछ हो जाता है कि नहीं रिजल्ट आता, तो आप फिर से उठ जाओ, है ना, फिर से आगे पढ़ाई स्टार्ट की जा सकती है। तो ये तो आपका ये वाला फेज रहा। तो इससे यही दिखता है कि जो आप एक क्वालिटी की बात कर रहे हो और फैमिली वैल्यू की बात कर रहे हो, वो बड़ी ज़रूरी है, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी है वो भी फैमिली है। अच्छा, तो आपके लिए ऐसा कौन रोल मॉडल रहा कि फैमिली के अंदर ही, जिसको देख के आपको लगा नहीं मुझे, वैसे आपने बताया वैसे तो पूरी फैमिली है, फिर भी अगर आप किसी सर मेरे पापा, मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। मतलब उनकी बेसिक क्वालिटीज़ मुझे इतनी पसंद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा फार्मर हैं, तो मेरे पापा की ना सबसे बड़ी क्वालिटी है सर कि जब वो काम कर रहे होते हैं ना, बहुत इन्जॉय करते हैं उस काम को। मैंने पापा को काम करते वक्त गुनगुनाते हुए सुना है, ये चीज़ है। और पापा को कभी भी देखो, वो मॉर्निंग में ना अपने लिए टारगेट सेट करते हैं सर कि मेरे को ना आज ये काम करने हैं। फिर शाम में रात में 11 बज जाए, वो मतलब मैं पूछती हूँ पापा अभी तक क्यों काम कर रहे हो, तो पापा बोलते हैं कि मैंने ये सोचा था कि आज ये करूँगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। तो वो चीज़ है। और पापा वेमेन के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत बड़े सपोर्टर है सर, मतलब सबके लिए, हम सारी बहनों के लिए। तो मेरे पापा बहुत बड़े रोल मॉडल है सर। वो आसपास के बच्चों को भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर करो तुम, खुद सेल्फ डिपेंडेंस मतलब। तो हाँ, तो देखो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी बात है कि जो बेसिक वैल्यूज़ मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, वो फैमिली से ज़्यादा मिलती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब और आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे अभी बच्चे तैयारी करते हैं ना, खासकर हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद क्या है कि रिसोर्सेज की बड़ी बम्बार्डनेस है ना, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी है, एकेडमीज़ है, बुक्स है ना। तो उसमें ना कई बारी बच्चा फ़िल्टर करना मुश्किल हो जाता है, बच्चे को, स्टूडेंट को, कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आपने भी उसी दौर में तैयारी करी है, तो आपके ऊपर नहीं आया ये बम्बार्डनेस? सर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो अगर आप एक टॉपिक सर्च करने लग जाओ, कोई भी करंट अफेयर्स का ही टॉपिक पकड़ के रख लो, फिर उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हमें शो होने लग जाते हैं। ये तो खुद को ही हमें कन्फाइन करना पड़ता है कि एक रिसोर्स पकड़ो और उसी को ही मल्टीपल रिवीजन करो। तो ये मतलब इंडिविजुअल है। हमें लगता है कि अभी एक रिसोर्स के नोट्स बना लो फिर दूसरे पे स्विच करो, इससे सर नहीं होता है। ये मेरे में भी यही कमी रही है सर। जैसे कि मैं, अगर मेरा अभी तक एचएस प्री नहीं हुआ है, तो मैं भी क्या करती हूँ सर, नया पढ़ना प्रेफर करती हूँ और रिवीजन नहीं करती हूँ। ये मुझ में भी कमी है मेरी प्रिपरेशन में। लेकिन मैंने अलाइड के लिए थोड़ा सा खुद को कन्फाइन किया, थोड़े रिसोर्सेज जो मैंने पहले से पढ़ा था उसी को ही रिवाइज़ किया। एक रिसोर्स पकड़ना है सर, वो सबका अपना अपना कंफर्ट जोन रहता है। आप किसी भी रिसोर्स से पढ़ सकते हो, चाहे वो करंट अफेयर हो या कुछ भी हो। उसी एक चीज़ को पकड़ करके उसी में ही मल्टीपल रिवीजन करो, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा सर। और ये भी मैंने नोटिस किया है कि अब पढ़ने के बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो एक ना मेंटर का होना भी बड़ा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम एक फीडबैक मिलती रहती है। आप श्योर हो जाते हो कि अगर मैं ये पढ़ूंगा तो बात बन जाएगी। तो उसमें भी एक इशू आता है कि कई बार ये भी लगता है कि मेंटर मुझे सही से गाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको कैसा लगता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें मेंटरशिप को? यस सर, मुझे तो लगता है देखो, डायरेक्शन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, और इवेल्युएशन भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं तो पर्सनली, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इवन कि जब आप सोच रहे हो कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग में ही अगर आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए कि अच्छा मुझे क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी ही है। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आप मेंटोरशिप को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए मैं बोलूँगी सर, रिजल्ट्स। जैसे अगर लगता है कि इस टाइम आपका प्री का स्कोर 80 था और आपने किसी से गाइडेंस ली
या किसी पर्टिकुलर एकेडमी को फॉलो किया और नेक्स्ट ईयर आपका स्कोर इम्प्रूव हो गया, तो दैट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में चले हो। तो उस तरीके से आप अपनी मेंटोरशिप को आइडेंटिफाई किया जा सकता है सर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने सारी बातें करी है यहाँ पे, चाहे आपकी प्रिपरेशन को लेकर है, चाहे आपका एक जो बिलीफ सिस्टम है, जो एक स्ट्रेंथ है। तो अब आपसे बस यही है कि एंड में जो एस्पिरेंट हैं, खासकर जो भी एचएस के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जो आजकल आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनको एक जो सबसे बड़ा डर है वो है हिंदी। तो कैसे आप उनको लास्ट अपने शब्द बताओगे? जो इस बार एचएस मेंस में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि अब आपके मेंस मतलब आने ही वाले हैं, 1.5 मंथ या 2 मंथ्स का पीरियड है। तो इस टाइम पे अच्छा है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करो, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में। अगर एक टेस्ट सीरीज़ के लिए आप 3 आवर्स का स्लॉट है तो उसी में ही वो कंप्लीट होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ के स्कोर से डिमोरलाइज भी नहीं होना है। फिर आप सैम्पल आंसर से अपने आंसर को टैली कर सकते हो। थोड़ा एग्जाम्पल पे फोकस करना है, और ऐसा नहीं है कि रिवाइज करते ही रहना है। लिखना बहुत 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 ज़रूरी है। और हिंदी के लिए मेरी ये एडवाइस है आप लोगों के लिए कि एक ट्रांसलेशन हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, और तीसरा ग्रामर। इन 3 चीज़ों पर फोकस कीजिए आप लोग जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको पास कर लेंगे। काव्यांश गद्यांश पे अगर किसी के अच्छा एज है तो गो विद दैट, अदरवाइज आप उसको रहने भी दे सकते हैं। ये क्या पता स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, बट इट विल वर्क फॉर यू ऑल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। थैंक यू। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी आप आए दोबारा से, और जब आपका एचएस का भी क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर ग्रेट फ्यूचर है। थैंक यू सो मच सर।